हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रॉन्च एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर। तो हम पॉलिटी के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट कर चुके थे। तो हम जो हमारा अगला टॉपिक हमने पिछली क्लास में स्टार्ट करा था वो था डीपीएसपी। तो डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो हम पहले एक बार बिल्कुल दोबारा से जान लेते कि डीपीएसपी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो डीपीएसपी भी देखो, अपने सबसे पहले फुल फॉर्म में लिखेंगे डीपीएसपी की। तो डीपीएसपी की फुल फॉर्म में अपने पास में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अपने पास में, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है अपने पास में। ठीक है, राज्य के क्या है? नीति निर्देशक तत्व। राज्य की क्या है? नीति निर्देशक तत्व। किस पार्ट के अंदर है अपने पास में? तो पार्ट है अपने पास में 4। देखो ABCD अपन पढ़ते तो डी कितने नंबर पे आता है? 4 पे। तो D फॉर डीपीएसपी, तो पार्ट भी कौन सा है? 4 है। ठीक है, इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? अब देखो अपन फंडामेंटल राइट्स पढ़ के आए, तो 12 to 35 तक तो अपन ने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे। अब अपन पढ़ेंगे 36 से लेके 51 तक। क्या पढ़ेंगे अपन? डीपीएसपी पढ़ेंगे अपन 36 से 51 के अंदर। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात, किस देश के संविधान से अपन ने इनको ग्रहण किया है ये भी अपन जानेंगे। तो ये अपन ने लिया है आयरलैंड के संविधान से। किससे? आयरलैंड के संविधान से अपन ने इसको ग्रहण किया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, ग्रहण किया है अपन ने इनको। आयरलैंड के संविधान से क्या किया है? ग्रहण किया है अपन ने। ठीक है, अब आयरलैंड के संविधान से अपन ने लिया है, तो आयरलैंड के संविधान में भी डीपीएसपी उन्होंने किसी देश के संविधान से ग्रहण किए होंगे। तो जी हाँ, उन्होंने किए थे स्पेन के संविधान से ग्रहण। कहाँ से किए थे? स्पेन के संविधान से। तो जो मूलतः है डीपीएसपी वो कहाँ से है? स्पेन के संविधान से। पर अपन ने लिए किस देश के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, स्पेन के संविधान से उन्होंने लिए अपने पास में। ठीक है, तो ये क्या था? मोटा मोटा अपन ने जाना था कि डीपीएसपी के बारे में। ठीक है, कि डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 में है। आर्टिकल 36 से 51 आयरलैंड के संविधान से हमने इनको ग्रहण किया है। ठीक है, फिर मैंने उस दिन आपको सारे आर्टिकल सीख के बताए थे। अब आज अपन चालू करते 36 आर्टिकल से सबसे पहले। ठीक है, तो अब देखो अपने पास आर्टिकल 36 क्या है। ठीक है, तो देखो आर्टिकल 36 अपन पढ़ेंगे। तो 36 में अपन ने उस दिन लिखा था राज्य की परिभाषा। क्या लिखा था अपन ने? राज्य की परिभाषा। ठीक है, क्या है? राज्य की परिभाषा अपने पास में, राज्य की परिभाषा अपने पास में। तो अब राज्य की परिभाषा सेम वही होगी जो क्या थी? आर्टिकल 12 के अंदर थी अपने पास में। ठीक है, तो सेम किसकी तरह? सेम एज आर्टिकल 12 की तरह अपने पास में। ठीक है, आर्टिकल 12 में क्या है? मूल अधिकार के तहत राज्यों की परिभाषा इसके अंदर शामिल की गई है। इसमें जैसे जो विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के अंतर्गत। ठीक है, कार्यपालिका के अंतर्गत। आप तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर जैसे अपन ने देखा था कि मूल अधिकारों का हनन होने पर अपन सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट रीट जारी करती है। क्या डीपीएसपी का अगर हनन हो रहा है तो क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में से कोई रीट जारी कर सकता है क्या? या आप मुझे लिख के बताना कमेंट में। ठीक है, उसके पहले एक चीज़ और याद रखना, मैं आपको लिख देता हूँ कि डीपीएसपी जो है वो न्यायोचित नहीं होते, अर्थात इन पर सुनवाई नहीं होती है। ठीक है, डीपीएसपी क्या है? न्यायोचित नहीं होते हैं। ये भी अपन ध्यान रखेंगे, डीपीएसपी क्या है? न्यायोचित नहीं होते। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। आर्टिकल 36 अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद अपन पढ़ रहे आर्टिकल 37। कौन सा आर्टिकल पढ़ेंगे अपन अगला? अपन अगला आर्टिकल पढ़ेंगे आर्टिकल 37। ठीक है, अगला आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 37 है अपने पास में। आर्टिकल 37 में बोला है कि राज्य क्या है? नीति निर्देशक तत्व, राज्य नीति निर्देशक तत्व लागू करेगा। ठीक है, राज्य के अंदर। ठीक है, राज्य नीति निर्देशक तत्वों को क्या करेगा? लागू, अर्थात जो समान अधिकार प्राप्त राज्य के अंदर नागरिकों को, वो क्या है? नीति निर्देशक तत्व लागू करेगा अपने पास में। इसके बाद अपने पास आता है अगला आर्टिकल है अपने पास में आर्टिकल 38। तो आर्टिकल 38 अपन ने उस दिन भी देखा था, मैंने आपको जब लिखवाया था सामाजिक कल्याण की भावना। ठीक है, सामाजिक कल्याण की भावना की बात बोली गई है। तो देखो लोक कल्याण यानी पब्लिक वेलफेयर, किसकी बात है अपने पास में? पब्लिक वेलफेयर की बात बोली है अपने पास में।
पब्लिक वेलफेयर की बात बोली, ठीक है भाई, पब्लिक वेलफेयर की बात तो बोल दी। अब एक बात और याद रखनी है अपने को, क्या याद रखनी है, देखो एक सेकंड पहले पेन ही बदलेंगे। हाँ, कि अभिवृद्धि के लिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात बोलिए। अब आप पहले मुझे ये बताओ कमेंट में, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो अपन ने न्याय की जो न्याय जो संविधान के अंदर जोड़ा है अपन ने, ये किस देश से लिया है अपन ने? आपको याद है अपन ने रशिया पढ़ा था, तो रशिया के अंदर क्या था, अपन ने मूल कर्तव्य देखे थे और न्याय की बात बोली थी। तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्याख्या सुनिश्चित करना किन किन के आधारों पर, देखो एक तो आय की असमानता को समाप्त करना, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर, तो चार की असमानता को समाप्त करना। कौन कौन सी? आय, प्रतिष्ठा, अवसर और सुविधाओं की समानता को क्या है, समाप्त करना। ये क्या आर्टिकल बोलता है हमारे पास में? आर्टिकल 38 बोलता है। आर्टिकल 38 हमें बताता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए क्या है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात बोली गई है। इसके द्वारा क्या होता है, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। इसमें बोला जाता है आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को कम करने की बात बोली गई है। ये है अपने पास में आर्टिकल 38 के अंदर। इसके बाद सुरक्षित करना यानी सेव करना, ठीक है। अगला क्या है अपने पास में? सुरक्षित करना, ठीक है, सुरक्षित करने की बात बोली अपने पास में। तो अब देखो ये क्या है, सेफ, ठीक है, सेफ। अब देखो क्या कि सभी नागरिकों को क्या है, जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है, अर्थात सभी को रोजगार पाने का भी क्या है, अधिकार है अपने पास में। इसके बाद सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का संवितरण। अगर आप कोई भी चीज़ पूरे समुदाय के लिए समान रूप से वितरित करते, यानी किसी एक स्पेसिफिक समुदाय के लिए नहीं, तो सभी अगर समुदाय के लिए करते, तो जो भी संसाधन का आप उपयोग कर रहे हैं उनका क्या हुआ, समुचित वितरण होगा, ठीक है। इसके बाद धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना। समकेंद्रण क्या होता है? एक तो धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण, अर्थात खुद का वर्चस्व स्थापित करके सिर्फ धन के साधनों को रोकना और उत्पादन के साधनों को रोकने की बात बोली गई है अपने पास। फिर होता है पुरुष और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन की बात बोली गई है अपने पास। अपन आर्टिकल 39D पढ़ेंगे अपन, तो उसमें भी समान कार्य के लिए समान वेतन की बात बोली जाती है। इसके बाद कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को बालाश्रम से संरक्षण के लिए भी क्या है, ये बात बोली जाती है अपने पास में। अपन ने बालाश्रम से संरक्षण का पढ़ा है, आर्टिकल 24 में पढ़ा है अपन ने। कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 24 था अपने पास में, ठीक है। आर्टिकल 24 में अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? बलात् श्रम की बात करी थी अपन ने आर्टिकल 24 के अंदर। इसके बाद में बालकों के स्वास्थ्य तो विकास को अवसर दे रखा है, यानी आर्टिकल 39 बोलता है अपने पास में बालकों के स्वास्थ्य के विकास को लेकर अवसर की बात अपने पास में बोली गई है। अब देखो, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, यानी फ्री लीगल एड सर्विस। क्या है? फ्री लीगल एड सर्विस की बात अपने पास में बोली गई है। क्या बोली गई है? फ्री लीगल एड सर्विस की बात अपने पास में इसके अंदर बोली गई है कि सबके लिए समान न्याय। न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय के लिए अपन ने रशिया से, और गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, ये है आर्टिकल 39 अपने पास में बोलता है, ठीक है। इसके बाद अपने पास आता है आर्टिकल 39 के बाद आर्टिकल 40 नहीं दिया है, चलो ठीक है अपन 40 लिख लेते एक बार, ठीक है। आर्टिकल 40 गांधीवादी सिद्धांत में, पर ये अपने पास आर्टिकल 40 में क्या, ग्राम पंचायतों की बात बोली है। अब इसके बाद देखो, किसी भी दशा के अंदर काम पाने का, शिक्षा पाने का और बेकारी अगर बैठे हो आप दशाओं के अंदर, तो उसमें क्या है, आपको लोक सहायता पाने के अधिकार को क्या संरक्षित किया गया। ये आर्टिकल 41 बोलता है कि काम पाने के अधिकार, शिक्षा पाने के अधिकार, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता की दशाओं में लोक सहायता प्राप्त करने का क्या है, आपको अधिकार संरक्षित करना। ये कौन बोलता है? आर्टिकल 41 बोलता है। इसके बाद आर्टिकल 42 में बोला है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, यानी अगर कोई व्यक्ति, महिला गर्भवती है, क्या कोई महिला गर्भवती है और अगर वो प्रसूति सहायता अर्थात छुट्टी पर जाना चाहती है, अवकाश पर जाना चाहती है, तो उसको क्या है, इसके लिए उपबंध कर रखा है अपने पास में। और ये क्या है? आर्टिकल 42 है अपने पास में। इसके बाद आर्टिकल 43 अपने पास में क्या है कि सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा है तो उसके लिए एक निर्वाह तो मजदूरी होगी, उसके लिए शिष्ट जीवन होगा, उस सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों को भी क्या है, उसको हमेशा अवसर प्रदान किया जाएगा। सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर की बात बोली गई है। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 43 बोलता है। फिर अपने पास आता है आर्टिकल 43A अपने पास में। तो देखो, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना, ये है 43A, ठीक है। अपन पढ़ते कर्मकारों के लिए भाग लेने के संबंध में उठाना, उसमें 43A के अंदर है। फिर देखो, अपन ने कल आर्टिकल 47 पढ़ा था, तो क्या राज्य पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराएगा। ये किसकी जिम्मेदारी होगी? राज्य की। तो राज्य पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना, ठीक है, राज्य पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराएगा, है ना।
राज्य पोषण युक्त क्या है भोजन उपलब्ध कराएगा अपने पास में। ये बात इसके अंदर बोली गई है आर्टिकल 47 में। अब देखो गांधीवादी सिद्धांत कौन कौन से अपने पास में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले गांधीवादी विचारधारा पर प्रेरित होती है, ठीक है। गांधीवादी विचारधारा पर क्या आधारित होते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी के द्वारा जो योजनाएं पुनर्स्थापित की गई थी उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। अब कौन कौन से अपन ने देखा आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में क्या है ग्राम पंचायतों के गठन की बात बोली गई थी अपने पास में। आर्टिकल 40 में क्या है ग्राम पंचायतों के गठन की बात बोली गई है अपने पास में आर्टिकल 40 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 43 के अंदर अपने पास में बोला गया है ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन की बात, ये 43 में बोला है। अब देखो इधर पहले वो भी 43 में था कि सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी शिष्ट जीवन और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर, और यहाँ भी बोला है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत और सहकारी। अब देखो सहकारी आया है, ठीक है। तो सहकारी से क्या आएगी अब सहकारी समिति। तो सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन और लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यवसायिक प्रबंधन को क्या है बढ़ावा देना। 43B में अगर सहकारी समिति आई है तो मुझे तो संविधान संशोधन नंबर 97 याद आ रहा है। 97 अमेंडमेंट 2011 के द्वारा अपन ने क्या करा था संविधान के अंदर सहकारी समितियों को ऐड करा था। इससे एक नया भाग जुड़ा था, जैसे यहाँ पे 43B जुड़ा है तो एक पूरा नया भाग 9B भी ऐड हुआ था अपने पास में, ठीक है। इसके बाद देखो अनुसूचित जाति व जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करना तथा सामाजिक न्याय और अन्याय सुरक्षा से बचाना। यानी सामाजिक जाति और जनजाति जो है अनुसूचित अपने पास में उसके कल्याण की बात बोली गई है और अन्याय और शोषण से सुरक्षा की बात बोली गई है। ये कौन सा आर्टिकल है अपने पास में आर्टिकल 46 है अपने पास में। इसके बाद आता है स्वास्थ्य के लिए जो नशीली दवाओं का उपयोग किया जाता है, ड्रग्स के औषधीय प्रयोजन से जो भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये अपने पास में आर्टिकल 47 अपने पास में क्या करा है ड्रग्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद 48 आता है अपने पास में कि गाय बछड़ा और अन्य जो दुधारू पशु है उनकी बलि पर क्या रोक लगा दी है और उनकी नस्लों में क्या है सुधार किया है प्रोत्साहन करा है। यानी क्या पशुवध पर रोक, तो क्या कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है अपने पास में कृषि और पशुपालन को बढ़ावा। अगर रोक लगाएंगे अपन तो क्या कर रहे हैं पशुपालन को बढ़ावा दे रहे हैं अपने पास में, तो ठीक है कृषि और पशुपालन को क्या मिलेगा बढ़ावा मिलेगा इसके अंतर्गत आर्टिकल 48 में। फिर आते हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत, ठीक है। वो आर्टिकल 49 और 50 भी अभी आ रहा है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पर अपन पहले उदार बौद्धिक सिद्धांत पढ़ते हैं, ठीक है। तो उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंदर क्या है उन सिद्धांतों को शामिल किया जाता है जो उदारवादिता की धारा से क्या है संबंधित होते हैं। जैसे क्या करते हैं ये राज्य को निर्देश देते हैं, ठीक है। अपन ने उस दिन भी पढ़ा था भारत के समस्त नागरिकों में क्या समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना किसके अंदर आता है आर्टिकल 44 में आता है। अपन ने देखा था उत्तराखंड प्रथम राज्य था जिसने समान नागरिक संहिता को लागू करा था अपने पास में, ठीक है। समान नागरिक संहिता को लागू करा था आर्टिकल 44 के अंदर, और गुजरात दूसरा राज्य बन चुका है जिसने क्या करा है समान नागरिक संहिता यानी समान सिविल संहिता को क्या है लागू करा है 44 में। फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 45, तो सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना आर्टिकल 45 में ऐसा बोला है। और किस अमेंडमेंट के द्वारा बोला है, तो अमेंडमेंट भी आपको याद आ रहा होगा, अपन ने 21A भी जोड़ा था ना 86वें संविधान संशोधन 2002 से, किससे 86वें संविधान संशोधन 2002 से अपन ने जोड़ा। फिर आता है कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना, ये अपने पास में आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 पीछे भी आया था पशुवध पर रोक की बात बोली गई थी, अर्थात पशुवध पर अन्याय और शोषण से बचाना। तो यहाँ पर क्या है कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दे रहे हैं, अगर अपन रोक रहे तो पशुपालन को अपन क्या कर रहे हैं बढ़ावा दे रहे हैं। परंतु फिर 48A जोड़ा गया, जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से, किससे जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर रूल आया था 42वां संविधान संशोधन 1976, उससे क्या करा है पर्यावरण का संरक्षण करा है और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करी है। इसके बाद आर्टिकल 49 आता है कि जो राष्ट्रीय महत्व को द्वारा घोषित किए जाते हैं कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक उनके स्थानों और वस्तुओं का क्या करना है संरक्षण करना है। ये अपने पास में आर्टिकल 49 के अंदर बोला है कि इनका संरक्षण करने की बात बोली गई है। आर्टिकल 50 बोलता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जाएगा, ठीक है। राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जाएगा आर्टिकल 50। आर्टिकल 51 अपन ने उस दिन भी लिखा था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए। सामने इसको चला दो आप कैमरे को, ठीक है, ये बात इसके अंदर बोली गई है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना और राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना, ठीक है।
अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहित करना। ये आर्टिकल 51 बोलता है कि बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम करने की बात बोली गई है अपने पास में, ठीक है। तो ये उदार बौद्धिक सिद्धांत है अपने पास में। इसके बाद कौन कौन से नए निदेशक तत्व जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़े गए थे। अच्छा, ये 42वां है, ठीक है। और सेकेंड प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है। 42 अमेंडमेंट 1976 से निदेशक तत्वों की मूल सूची में कितने तत्व जोड़े गए? 4 नए तत्व, अर्थात 4 नए आर्टिकल्स का क्या हुआ, इसके अंदर एडिशन हुआ है अपने पास में। अब इनसे राज्य की क्या अपेक्षा की जाती है? देखो, सबसे पहले आर्टिकल 39 कि बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए क्या करें? अवसरों को सुनिश्चित करें। बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए क्या करें? अवसरों को सुनिश्चित करें, अपने पास में सुरक्षित करें। इसके बाद समान न्याय को बढ़ावा देना तथा गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। तो समान न्याय को बढ़ावा देंगे और गरीबों को क्या मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेंगे, ये हमारे पास बोलता है आर्टिकल 39A हमारे पास में बोलता है। फिर इसके बाद आता है उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। उद्योगों के प्रबंध में क्या? श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। ये हमारे पास में आर्टिकल 43A के अंदर, ठीक है, 43A के अंदर हमारे पास में बोली है। फिर 48A जो हमने अभी पिछले भी देखा था, किसके अधिनियम के द्वारा? 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा, ठीक है। ये क्या है? पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए 48A 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया हमारे पास में। अब देखो, ये वापस वही आ गया। अब फिर देखो 44th अमेंडमेंट 1978, 44th अमेंडमेंट 1978 में हुआ था ये, ठीक है। इससे अपन ने क्या जोड़ा? देखो, आपको याद आ रहा होगा, अपन ने एक आर्टिकल 300A जोड़ा है, याद है? 300A, ठीक है। इसमें कौन से भाग में जोड़ा अपन ने? भाग 12 के अंदर जोड़ा है। और इसको क्या, ये पहले संपत्ति का अधिकार था तो इसको विधिक अधिकार बना दिया अपन ने, ठीक है। संपत्ति के अधिकार से विधिक अधिकार बनाया, संपत्ति के अधिकार से विधिक अधिकार, यानी मूल अधिकार था ये, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से विधिक अधिकार, यानी FR लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। FR से क्या? विधिक अधिकार बना दिया अपन ने। FR से क्या बना दिया? विधिक अधिकार बना दिया। क्लास आज छोटी होगी क्योंकि आज क्या है, अपने पास में DPSP पूरे हो जाएंगे और DPSP के बारे में जितनी भी जानकारी उसके अंदर अपने को आज पता चल जाएगी, ठीक है। अब देखो, इससे क्या? आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं के अवसर में असमानता को समाप्त करने की बात किसमें बोली गई है? आर्टिकल 38 के अंदर बोली गई है। अपन ने आर्टिकल 45 पढ़ा था, तो उसके अंदर क्या बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। और यही बात किसमें बोली गई है? सेम आर्टिकल 21A के अंदर बोली गई है। किस अमेंडमेंट के द्वारा बोली गई है? 86th अमेंडमेंट 2002 के द्वारा बोली गई है। अब ये देखो, 86th अमेंडमेंट 2002, एक सेकंड खा गया है, 86th अमेंडमेंट 2002 है अपने पास में। देख लो, सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, आर्टिकल 45 बोलता है अपने पास में। और यही सेम बात कहाँ पे बोली गई है अपने पास में? 86th अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 45 में और आर्टिकल 21A के अंदर की बात इसमें बोली गई है अपने पास में। क्या बोला गया है कि बचपन की देखभाल के अलावा सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी अपने पास में, ठीक है। ये बात इसमें बोली है। अब आया था 97th अमेंडमेंट 2011, तो इसके द्वारा एक बहुत अच्छा कार्य सहकारी समिति से क्या है, एक नया संबंधित कोई भी नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ दिया गया। इसके अंतर्गत बोला गया है कि राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वो सहकारी समितियों का क्या करे? स्वैच्छिक गठन करे, स्वायत्त संचालन करे, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को क्या दे? बढ़ावा दे। तो ये आर्टिकल 43B अपन ने पहले भी लिख लिया, एक बार वो लिख लो आप ताकि आपको याद रह जाएगा। 97th अमेंडमेंट 2011 के द्वारा, 97th अमेंडमेंट 2011 के द्वारा, ठीक है। ये भी अपने को ध्यान रखना है इसके बाद में। चलो, इसके बाद आते हैं अब निदेशक तत्वों की क्या क्या आलोचना की गई है, किन किन के द्वारा की गई है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो देखो, संविधान सभा के कुछ सदस्य थे जिन्होंने क्या करा? नीति निर्देशक तत्वों की निम्नलिखित कानून पर आधारित करी। जैसे पहले अपने पास में कोई कानूनी शक्ति नहीं है, तो इनका क्या है? गैर न्यायोचित। मैंने आपको बताया था इन पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कोई भी सुनवाई नहीं करते। ये अपन ने लिखा था ना, ये देख लो, खा लिखा था ये DPSP न्यायोचित नहीं होते, ठीक है। DPSP क्या है? न्यायोचित नहीं होते अपने पास में। तो ये बात कहाँ पे बोली गई है इसके अंदर कि गैर न्यायोचित चरित्र होने के कारण क्या इनकी आलोचना की जाती है। अब फिर KT शाह थे, कौन था? KT शाह। तो KT शाह ने इसे अतिरिक्त कर्मकांडी बताया। क्या बताया? कर्मकांडी बताया। ऐसे बोला कि एक चेक जो बैंक के अंदर है उसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है। नसीरुद्दीन ने कहा था, अब देखो
ऊपर तो बोला है केटी शाह ने, क्या बोला है, अतिरिक्त कर्मकांडी या इसकी तुलना करिए चेक से जो बैंक के अंदर है, परंतु उनका भुगतान जो है वो बैंक संसाधनों की अनुमति पर से ही संभव होता है। इसके बाद आता है अपने पास में नसीरुद्दीन। तो नसीरुद्दीन ने बोला कि ये सिद्धांत जो 9 वर्ष प्रस्ताव होता है अपने पास में, नए साल के प्रस्ताव की तरह जो जनवरी को क्या है टूट जाते हैं, अपन क्या करते हैं 1 तारीख को संकल्प लेते हैं कि आज हम ये पूरा करेंगे, अगले साल तक हमें ये कंप्लीट करना है, परंतु क्या होता है वो संकल्प बीच में टूट जाता है। तो उसकी तुलना किससे करी इन्होंने, नव नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP से ये तुलना की गई है अपने पास में, ठीक है। इसके बाद TT कृष्णमाचारी, याद है आपको TT कृष्णमाचारी, जयपुर के दीवान थे ये अपने, किसके दीवान थे, जयपुर के। इनको जयपुर से मतलब बनाया गया था, ठीक है। जैसे CA अगर ये TT कृष्णमाचारी आ रहा है तो एक आते CS वेंकटाचारी। कौन आते हैं, एक CS वेंकटाचारी। रुको एक सेकेंड, इसको लिख लेते हैं अपन, ठीक है। देखो CS वेंकटाचारी, ठीक है। पहले वो CM भी बनाए थे, इनको याद है ना, कौन सा मनोनीत वाला, हीरालाल शास्त्री थे, वो CS वेंकटाचारी। CS वेंकटाचारी थे जोधपुर से अपने पास में, कहाँ से थे, जोधपुर से अपने पास में, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद देखो नसीरुद्दीन ने बोला कि सिद्धांत 9 वर्ष के प्रस्ताव की तरह जो जनवरी को टूट जाते हैं। TT कृष्णमाचारी ने बोला भावनाओं का एक स्थायी कड़ा घर है। इसके बाद KC वेहर ने इन्हें लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र बोला है, लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र। इन्हें इसे धार्मिक उपदेश बताया। और आइवर जेनिक्स इन्हें क्या बोलते हैं, कर्मकांडी आकांक्षा बोलते हैं। आइवर जेनिक्स क्या बोलते हैं, कर्मकांडी आकांक्षा। अब आते हैं तर्कहीन व्यवस्था। तो आलोचकों ने मत दिया कि इन निर्देशकों को तार्किक रूप में क्या है, निरंतरता के आधार पर व्यवस्थित नहीं किया जाएगा। N श्रीनिवास, तो उन्होंने बोला कि इन्हें ना तो उचित तरीके से वर्गीकृत किया है आपने, ना ही तर्क संगीत से आपने इसको व्यवस्थित किया हुआ है, ठीक है। तो इसकी घोषणा क्या है, कम महत्व के मुद्दों को आर्थिक आवश्यकता और आर्थिक और सामाजिक सुधार के लिए मिलती है। इसके बाद में बोला गया है कि एक ही भावनाओं से अधिक और पर्याप्त जानकारी के बिना आधारित है अपने पास में। उस सर आइवर जेनिक्स ने इसको संकेत दिया है अपने पास में कि इनका कोई भी नियमित क्या है अपने पास में प्रतिगमन नहीं होता है। मैं यहीं बैठा बैठा पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद में अपन अगले चलते, इसके बाद देखो अपने पास में यहाँ तक अपन पढ़ चुके। CS वेंकटाचारी कहाँ से थे, जोधपुर के अंदर थे अपने पास में। अब अपन देख रहे हैं मूल अधिकारों में नीति निर्देशक तत्वों में क्या टकराव होता है। तो देखो 24th अमेंडमेंट 1971 के द्वारा घोषणा की गई थी कि संसद को मूल अधिकारी के उस संविधान संशोधन में क्या कर सकता है, प्रक्रिया के अंदर मूल अधिकारों को या तो संशोधित भी कर सकता है या सीमित भी कर सकता है और समाप्त भी कर सकता है अपने पास में। किसमें, 24th अमेंडमेंट 1971 के अंदर ये बात बोली गई अपने पास में। फिर आती है 25th अमेंडमेंट 1971, उसके अंदर एक आर्टिकल जोड़ा है, आर्टिकल 31C जोड़ा है अपने पास में। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 31C, आर्टिकल 31C अपने पास में जोड़ा है, ठीक है। ये क्या था, संपत्ति का अधिकार था अपने पास में। इसको क्या, इसमें ये बोला गया था, फिर इसको किस अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया था अपन ने, 31C को अपन ने, याद है 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा हटा दिया था अपने पास में, ठीक है। इसके बाद अपने पास आता है 39 क और ग। इसके अंदर बोला है अपने पास में कि किसी विधि को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। अब कब नहीं किया जाएगा, देखो आर्टिकल 14 की बात बोली है। आर्टिकल 14 अपने का पढ़ा है, मूल अधिकार यानी अपने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा है। तो उसके अंदर बोला है कि यदि विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का क्या है, समान संरक्षण है, विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण, आर्टिकल 14 के अंदर ये बात बोली है। फिर आर्टिकल 19 स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, अपन ने देखा था प्रेस एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात इसके अंदर बोली गई थी। फिर आता है आर्टिकल 31 जो संपत्ति का अधिकार था, वो अपन ने 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा हटा दिया था। भाग 12 में जोड़ दिया था आर्टिकल 300A अपन ने जोड़ दिया था, ठीक है। आर्टिकल 300A अपन जोड़ चुके थे। एक सेकेंड, ये भी अपने को क्या है ध्यान रखना है, ठीक है। इसके द्वारा क्या है, मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है अपने पास में 24th अमेंडमेंट के द्वारा। इसके बाद में अपन ने देखा कि कौन कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा, तो देखो अपन ने देखा 1971 के द्वारा घोषणा की गई है कि संसद को ये अधिकार प्राप्त है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत क्या है, मूल अधिकारों को संशोधित, सीमित या समाप्त किया जा सकता है अपने पास में। और 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में क्या है, आर्टिकल 31C अपन जोड़ चुके थे अपने पास। आर्टिकल 39B और 39C के अंदर किसी भी विधि को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता, क्या कि अगर वो आर्टिकल 14 में विधियों के समान संरक्षण और विधि के समक्ष क्षमता की बात बोली गई है अपने पास में, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 19 क्या है, स्वतंत्रता संबंधी अधिकार की बात बोली अपने पास में। 31 क्या बोला, संपत्ति के अधिकार को अपन ने हटा दिया था 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा,
ठीक है, तो ये यहाँ तक अपन ने पढ़ा। अब देखो अपन सबसे पहले एक बार तो पूरे आर्टिकल्स रिवाइज करेंगे। ठीक है, ठीक है, आर्टिकल्स रिवाइज एक बार मैं पूरे आर्टिकल्स बोलता हूँ आपको। तो आर्टिकल 36 हमने देखा था क्या है, राज्य की परिभाषा की बात बोली है। आर्टिकल 37 बोला है कि राज्य डीपीएसपी को क्या है, लागू करेगा, प्रवर्तनीय होंगे। ठीक है, आर्टिकल 38 अपने पास में बोलता है सामाजिक लोक कल्याण की भावना को बढ़ावा देना। आर्टिकल 39 अपने पास में बोलता है स्वास्थ्य संबंधी विकास के अवसर की बात बोली है। 39A क्या बोलता है, समान जो निःशुल्क विधिक सहायता यानी फ्री लीगल एड सर्विस की बात इसके अंदर बोली गई है अपने पास में। आर्टिकल 40 बोलता है ग्राम पंचायतों के गठन की बात। आर्टिकल 41 बोलता है कि कुछ दशाओं में काम पाने का आपको अधिकार होगा, बुढ़ापा बेरोजगारी की दशा में आपको क्या है, काम पाने का अधिकार होगा। ठीक है, आर्टिकल 42 बोलता है प्रसूति सहायता के उपबंध के बारे में जानकारी में प्राप्त होती है। आर्टिकल 43 बोलता है कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी के बारे में, शिष्ट जीवन और सामाजिक और सांस्कृतिक उपलब्धि के बारे में। आर्टिकल 44 बोलता है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो उत्तराखंड सर्वप्रथम राज्य था जिसने यूसीसी लागू करा। गोवा में तो पुर्तगालियों के समय से यूसीसी चल रहा था, परंतु भारत के अंदर प्रथम राज्य जिसने यूसीसी लागू करा वो था अपने पास में उत्तराखंड। फिर अपने पास में दूसरा राज्य अभी गुजरात बना जिसने यूसीसी को लागू करा है अपने पास। आर्टिकल 44 के बाद अपने पास आता है आर्टिकल 45। तो उसके अंदर बोला गया कि 6 से 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, किस संविधान संशोधन के द्वारा, 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा अपन ने जोड़ा था इसके बाद में। ठीक है, ये अपन ने देख लिया। आर्टिकल 46 की बात अब अपन कर रहे हैं, तो अपन को याद है एससी एसटी और जो समाज के जो पिछड़े वर्ग, कमजोर वर्ग है, तो उनको शैक्षणिक और आर्थिक हितों में क्या प्रोत्साहन देना और सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा प्रदान करना। ये किसके अंदर आता है, आर्टिकल 46 में आता है। आर्टिकल 47 हमारे पास में बोलता है कि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक जो नशीली दवाएं और ड्रग्स के औषधीय प्रयोजन से क्या प्रतिबंध लगाया है आर्टिकल 47 में। आर्टिकल 48 में अपने को पता है कृषि और पशुपालन को क्या देना है, अपने को बढ़ावा देना है। ठीक है, 48 में ये बात बोली गई है। फिर आता है अपने पास में उदारबुद्धिक सिद्धांत। तो आर्टिकल 49 देख लो आप। तो आर्टिकल 49 बोलता है राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण की बात आर्टिकल 49 में बोली है। आर्टिकल 50 में बोला है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। आर्टिकल 51 के अंदर बोला गया अंतर्राष्ट्रीय शांति के महत्व की बात। अब कुछ ऐसे भी थे जिनको क्या है संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब देखो कौन सा, एक तो 42 अमेंडमेंट के द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर की सुरक्षा सुरक्षित करना 39 में बोला। फिर समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को क्या मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना 39A के अंदर इसके बाद बोली गई है। फिर बोला गया उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना 43A। फिर 48A जोड़ा है कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना अपने पास में। ठीक है, 48A जोड़ दिया अपन ने। इसके बाद 86 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से 14 उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। 97 अमेंडमेंट 2011 के द्वारा सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी डीपीएसपी के अंदर जोड़ा गया। 43B की बात बोली गई है अपने पास में। निर्देशक तत्वों की आलोचना की होती है कि ये तो गैर न्यायोचित होते। केटी शाह ने इनको अतिरिक्त कर्मकांडी बोला है और इसकी तुलना चेक बैंक के अंदर से किए। फिर नसरुद्दीन ने बोला कि सिद्धांत 9 वर्ष प्रस्तावों की तरह माना जाता है जो जनवरी तक टूट जाते हैं, नए संकल्पों तक टूट जाते हैं वो। टीटी कृष्णाचार्य इनको भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर बताया अपने पास में। क्या होता है, स्थायी कूड़ाघर बताया अपने पास में। और इनको क्या बोला है सर आइवल जेनिस ने कर्मकांडी आकांक्षा बोला है। फिर आता है तर्कहीन अवस्था अपने पास में। तो इनको क्या है तार्किक रूप में निरंतर के आधार पर व्यवस्थित नहीं किया जाता है। तो एन श्रीनिवास के अनुसार बोला है इन्हें ना तो उचित तरीके से वर्गीकृत किया गया है ना इन्हें उचित तरीके से अपने पास में समझाया गया है। तो इनकी घोषणा कम महत्व के अंदर की जाती है अपने पास में। ठीक है, जब इसमें बोलिए उस सर आइवल जेनिस से जो है इनका कोई भी नियमित प्रतिमान नहीं होता है और ये क्या होते हैं गैर न्यायोचित होते हैं। ना तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ना हाई कोर्ट के द्वारा इन पर कोई भी फैसला करा जाता है अपने पास में। ठीक है, इसके बाद अपन ने 2 देखे थे। एक तो क्या टीटी कृष्णाचार्य तो जयपुर के दीवान थे, CS वेंकटाचार्य जोधपुर के दीवान थे। अब इन दोनों के मध्य क्या टकराव रहता है, देखो अब सबसे पहली बात कि क्या होता है मूल अधिकारों की न्यायचित्ता और निर्देशक तत्वों की गैर न्यायचित्ता। अर्थात इन पर तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फैसला सुना देगी, ठीक है, परंतु इनमें क्या है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फैसला नहीं सुनाती। तो क्या वो मना कर देती है और इसके अंदर सुना देती है। तो इन दोनों के मध्य क्या है आर्टिकल 37 के बाद बोली गई है। फिर एक केस जो इंपॉर्टेंट है, अपन ने ये स्लाइड छूट गई थी तो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है अपने पास में। ठीक है, ये केस इंपॉर्टेंट है अपने पास चंपाकम दोराई राजन 1951 के अंदर। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी कि निर्देशक सिद्धांत और मूल अधिकारों के बीच में किसी भी प्रकार के टकराव में मूल अधिकारी प्रभाव होंगे। अर्थात इन्होंने वरीयता किसको दी, मूल अधिकार को, कि अगर किसी भी
किसी भी दशा में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य कोई टकराव उत्पन्न होता है तो मूल अधिकार प्रभावी होंगे, ना कि नीति निर्देशक तत्व प्रभावी होंगे। इसके अंदर घोषणा की गई कि मूल अधिकार परक के रूप में निश्चित होंगे और ये तय किया गया कि मूल अधिकारों को क्या संसद के द्वारा संविधान संशोधन प्रक्रिया के तहत संशोधित किया जाएगा। अपन ने देखा था 24th अमेंडमेंट 1971 के द्वारा किया गया कि संसद क्या एक कानून बना सकती है संविधान संशोधन के ऊपर भी और मूल अधिकारों को समाप्त भी कर सकती है। ये किसमें बोला था? 24th अमेंडमेंट के द्वारा। अब देखो इसी के फलस्वरूप संविधान संसद ने क्या प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 और चौथा संशोधन अधिनियम 1955 और 17वां संशोधन अधिनियम 1974 इसके अंदर क्या कुछ दशाओं में लागू करा था अपने पास में। पर पहले एक बात याद रखना, प्रथम संशोधन अधिनियम संविधान संशोधन से क्या अपने पास में 9th शेड्यूल जुड़ी थी अपने पास में। कौन सी शेड्यूल जुड़ी थी? 9वीं अनुसूची, जो क्या है भूमि अधिग्रहण से संबंधित है अपने पास में। ये भी क्या अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में चौथा अधिनियम 1955 में और 17वां 1964 में आया। अब देखो इसके बाद गोलकनाथ मामला आया था। कौन सा? गोलकनाथ। कब आया? 1967 में। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संसद किसी भी मूल अधिकार को अपने प्रकृति में उल्लंघनीय को समाप्त नहीं कर सकती। तो पहले चंपाकम दोहराइराजन मामले में तो बोला कि किसी भी स्थिति में संसद क्या किसी के भी मूल अधिकार को समाप्त नहीं कर सकती है। फिर निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में क्या संशोधन नहीं कर सकते। भाई अगर आपको डीपीएसपी लागू करने तो आप मूल अधिकार में कोई संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, तो वरीयता किसको दी गई? मूल अधिकारों को दी गई थी। फिर गोलकनाथ मामले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में बोला गया 24th अमेंडमेंट 1971 में और फिर आया 25th अमेंडमेंट 1971 की बात बोली अपने पास में। इसके बाद अपन ने देखा था कि क्या थी, इसके द्वारा ये बोल दिया था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत संसद क्या मूल अधिकारों में संशोधन भी कर सकती है सीमित और उनको समाप्त भी कर सकती है। 25th अमेंडमेंट में ये बातें बोली गई क्या कि 39B और 39C के अंदर जो निर्देशक तत्व है उनको लागू करना किसी भी विधि के आधार पर क्या है अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। क्योंकि क्या एक तो आर्टिकल 14 के अगर वो विधि के समक्ष समता और विधियों के समाज संरक्षण की बात बोली गई है अपने पास में। आर्टिकल 19 में आता है अपने पास में स्वतंत्रता संबंधी अधिकार और आर्टिकल 31 आता है संपत्ति का अधिकार द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को क्या ये उल्लंघन करती है अपने पास में। ठीक है, अपन ने देखा था डीपीएसपी पार्ट 4 भाग 36 से भाग 4 था और आर्टिकल 36 से 51 तक आयरलैंड के संविधान से लिए, आयरलैंड ने भी स्पेन के संविधान से, और ये क्या होते हैं न्यायोचित नहीं होते। तो ये हमारे जो डीपीएसपी हम क्या है कंप्लीट कर चुके हैं हमारे पास में। डीपीएसपी इसके पहले एक क्लास में हुए थे और इसके अंदर क्या है डीपीएसपी हमने एक एक करके बिल्कुल उचित ढंग से समझ लिए। तो डीपीएसपी भी यहाँ पर ही आज हमारी क्लास समाप्त करते हैं हम। इसके बाद जो हमारी अगली क्लास होगी वो होगी मूल कर्तव्यों की, यानी आर्टिकल 51A हमारे पास में। हमने वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा था? 42 अमेंडमेंट 1976 सरदार सोहन सिंह समिति की सिफारिश पर। तो जो हम अगली क्लास लेंगे उसके अंदर मूल कर्तव्यों को बिल्कुल डिटेल से एक एक करते हुए पढ़ के चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास एंड होती है। थैंक यू सो मच।